हाय पद्मा। हाय। गाड़ी खराब हो गई है? हाँ, वही तो ठीक कर रही हूँ। चलो मैं लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट? वो तो तुम पहले ही किसी लड़की को दे चुके हो। तुम्हारी सीट तो ऑक्यूपाइड है। ओह, तुम कमला की बात कर रही हो। वो शादी तो एक इलेक्शन स्टंट था। क्या? हाँ, तुम्हें बताया नहीं? मेरे डैडी ने कहा अगर इलेक्शन में गरीबों के वोट चाहिए तो तुझे कमला के गले में मंगलसूत्र बांधना पड़ेगा। मैंने बांध दिया और वो जीत गए। जीत गए? इसलिए अब छोड़ दोगे? एग्जैक्टली। शट अप। हाँ, जुबान पर जरा काबू रखो डार्लिंग। तुम्हारे और मेरे डैडी के एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। हाथ हटाओ। शादी से पहले लोग रिंग प्रेजेंट करते हैं। मैं तुम्हें एक स्वीट स्वीट किस प्रेजेंट करूंगा। कौन है? तेरी स्वीट किस से पहले मेरा हार्ड हिट कैसा लगा? बताता हूं, मुंह से नहीं, हाथ। तुम्हारा नाम? रवि। काम क्या करते हो? कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस सरकार ने काम ना देते हुए बेकारी रखा है। और इसीलिए तुम जुर्म की ओर निकल पड़े हो। जुर्म? कैसा जुर्म? तुमने रघु नाम के आदमी को मारा, क्या ये जुर्म थी? इस संसार में मारते तो सभी हैं, सिर्फ अंदाज अलग अलग है। जुर्म उगलवाने के लिए पुलिस मुल्जिम को मारती है, इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर कलम की नोक से आप मुजरिम की जिंदगी को मारती हैं। उसी तरह शराफत की राह से भटके हुए एक आदमी को इंसानियत याद दिलाने के लिए मार दिया, तो क्या जुर्म हो गया? सजा देने वाले तुम कौन हो? मैं इस पवित्र भारत देश का एक नागरिक हूं। यहाँ का समाज नारी को मां और बहन के रूप में देखता है, और उसी समाज के गंदे जरासिम ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। कुमारी पद्मा को अदालत में पेश किया जाए। कुमारी पद्मा, कुमारी पद्मा। कुमारी पद्मा, रघु नाम के आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया था? जी नहीं। साफ साफ बयान करो कि क्या वाकया पेश आया था। मैं और रघु एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही नहीं, बल्कि पुराने दोस्त हैं। मेरे और उनके पिताजी के बरसों से राजनीतिक संबंध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रघु एक आदर्शवादी हैं। उन्होंने एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बनाया। उस दिन इस रवि ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ऐन वक्त पर रघु ने आकर मुझे बचा लिया, और इस रवि ने गुस्से में आकर बड़ी बेरहमी से रघु को पीट डाला। कुमारी पद्मा का बयान सुनने के बाद
अदालत मुलजिम रवि को मुजरिम ठहराती है और सेक्शन आईपीसी 351 के तहत 15 दिन की कैद या 2000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। दीदी, ये अन्याय है, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। साइलेंट, साइलेंट। अरे तुम्हारे साइलेंस की ऐसी की तैसी दोबारा तो मैं देखती हूँ। दीदी, दीदी, ये क्या किया? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है कि वो? शोर मत मचाओ, ये कोर्ट चेम्बर है। अरे कोर्ट चैम्बर है तो मुझे क्या? मैं तो आज तक समझती थी कि मेरे पति के पास ही दिमाग नहीं है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे पास भी नहीं है। शांति, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि रवि औरतों की कितनी इज्जत करता है। वो साली लुच्ची लड़की झूठ बोल गई और तुमने सच मान के रवि को सजा दे दी। हाँ? अरे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। बोलो ना। ये 2000 रुपए जुर्माने की रकम भर दो और उसे छुड़ा लो। अरे दीदी तुम महान हो। मेरी प्यारी दीदी, हजारों साल जियो। ठहरो, अरे ठहरो, अरे ठहरो बोलती हूँ ना। तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए कि लगाई हथकड़ी और लेके चल दिए जीप में। बड़े आए मेरे भाई को ले जाने वाले। ये देखो रुपए लेकर आई हूँ, जुर्माना भर के अपने भैया को यूं छोड़ा के ले जाऊंगी। चल रही? नहीं दीदी, मुझे जाने दो, मैं जेल जाकर ही क्या? रहूंगा। रवि, हाँ दीदी, जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले झूठ और सच को ना पहचानते हुए मुझे मुजरिम ठहरा सकते हैं, और इंसानियत के नाते जिनकी मदद करो वो भरी अदालत में झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जेल चला जाऊं। रवि, घर के खाने में जरा सा नमक कम पड़ जाए तो तू खाना नहीं खाता। जेल का खाना तू कैसे खाएगा रे? दीदी, आज जब इतना बड़ा धोखा खा लिया तो जेल का खाना क्या मुश्किल है, खा लूंगा। चलिए। क्यों आई हो तुम? माफी मांगने। तुम्हें शायद धोखे देकर माफी मांगने की आदत हो गई है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जानबूझकर गलती करने वालों को माफ कर दिया करूं। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पिताजी ने मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। तुम्हारे झूठ से अगर किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है तो बोल लो, किसी का घर बच सकता है तो बोल लो, लेकिन अदालत के कठघरे में खड़े होकर झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तुम अपने रिश्तेदारों को, चाहने वालों को बचा तो सकती हो, लेकिन किसी बेगुनाह को बेइज्जत करके जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवा सकती हो। मैंने पहले ही कहा ना, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे क्षमा कर दो। और मैंने पहले ही कह दिया ना कि मुझे जानबूझकर की हुई गलतियों को माफ करने की आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम ये खाना तो खा लो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन को कहते हुए सुन लिया था कि अगर खाना मजेदार ना हो तुम बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। जिंदगी में पहली बार चूल्हे के करीब गई हूँ। देखो मेरा हाथ भी जल गया। अब भी नहीं लोगे? अच्छा, मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जेल से रिहा नहीं हो जाते तब तक खाना तो एक तरफ, पानी की एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारूंगी। ठहरो। भाऊ साहब, आज आप उनके बारे में बहुत पूछताछ हो रही है, क्या असल बात क्या है? हाँ? ऐसे ही वो अपोजिशन वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि एमपी राजशेखर ने दूसरी जात की लड़की को बिना दहेज के अपनी बहू बनाकर कौन सा बड़ा कमाल किया। अरे भाऊ साहब, कुत्ते का भो भो करने का, कौवे का काव काव करने का तो आदत होता है ना। इसीलिए मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। क्या मुंह में मिट्टी डालकर? नहीं, तुम्हारी बेटी के नाम पर, मेरा मतलब है अपनी बहू के नाम पर एक 5 स्टार होटल बनवाऊंगा 5 करोड़ की लागत का। अच्छा भाऊ साहब, ऐसा इतना बड़ा एकदम फड़क दिशी बोल दिया आपने। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो बाप रे बाप। वो होटल किस शहर में बनाने वाले हो तुम्हें? किस शहर में? क्या इसी शहर में? कहाँ? तुम्हारी बस्ती में। पर उधर तो हम लोग के झोपड़े हैं भाऊ साहब।
अरे अपने रसूख से उन झोपड़ों को तोड़वा डाला। उसके बाद ये गणेश विट्ठल कोल्हापुरी, जो मुश्किल से दिन में 5 रुपए भी नहीं कमा सकता, उसकी बेटी 5 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। कैसा लगा मेरा प्लान? ने होटल बनाने की बात तो मजेदार है, लेकिन वो झोपड़पट्टी तोड़वाने वाली बात है ना, वो मेरे गले में मछली के कांटे के माफक अटक गई है। गणेश भाई, अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। हाँ, ये तो सच है। पर बाबू साहब, अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। गणेश, एक बार फिर से सोच लो। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है भाऊ साहब, तुम्हारी गंदी बातों ने मेरा भेजा खराब कर दिया। उसे अब दारू से धो के साफ करना पड़ेगा। मैं जाता हूं। याद रखना समझी भाऊ, तुमने गरीब इंसान को रिश्तेदार बनाया है, लालची इंसान को नहीं। मैं आ गई हूं केपी साहब, मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूं। मुझे यहां मेरी मजबूरी लाई है। पति पत्नी के लिए भगवान होता है, और मैं अपने पति के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बोलो, उन्हें छोड़ने का क्या लोगे? बोलो, जवाब दो। तुम्हारा ईमान धर्म तो बिजनेस है ना? बोलो, क्या उतारूं? कंगन, ये मंगलसूत्र, या फिर ये? तुम क्या समझती हो मुझे तुम्हारे जिस्म की जरूरत है? तुम्हारे शरीर की भूख है मुझे? मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया। लेकिन तुमने मेरी कद्र नहीं की, मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे किसी गुजरे हुए वक्त की तरह भुलाकर किसी और का हाथ थाम लिया। प्यार हम दोनों ने किया, मगर तड़पना सिर्फ मेरे नसीब में आया। मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन टूट गया जिस दिन तुम्हारी शादी हुई। मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मोहब्बत का इजहार करने नहीं गया था, अपने दर्द, अपनी तड़प का हिसाब मांगने के लिए नहीं गया था, बल्कि उस रात पार्टी में हुई इस गलती की माफी मांगने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई, तुम्हारे सोग में चोट खाए मेरे दिल के हाथों हो गई। लेकिन तुमने मेरे जज्बात को नहीं समझा, मुझे कोई गिरा हुआ या घटिया आदमी समझकर धिक्कार दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरे मन में कोई खोट, कोई पाप नहीं है। मोहब्बत का दर्द
बड़ा जानलेवा होता है पूजा जी। मैंने तो तुम्हें माफ किया, मगर दोबारा कभी इंसान का जन्म मिले तो मोहब्बत जरा सोच समझ कर कीजिएगा। प्योर घी, प्योर फ्लावर्स, प्योर मैन। दीपक बाबू, जेल की रिहाई बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा कीजिए। मुझे मालूम था कि आप ज्यादा दिन जेल में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिसकी धर्म पत्नी इतनी खूबसूरत हो, जवान हो, उसके लिए क्या जेल, क्या पुलिस, क्या कानून। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अर्पण सर्पण करके आखिर आपको जेल से रिहा करवा लिया। हरामजादे! अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहे हो? पकड़नी है तो केपी साहब की पकड़ो, जिनके बेडरूम के अंदर आज तक आपकी धर्म पत्नी पूजा देवी की तस्वीर है और वो हर रोज उसकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। जाओ बालक जाओ। रामा रामा। बेटे, नाच को आंच नहीं, तेरी सच्चाई आखिर अपना रंग दे ही आज। नहीं बाबूजी, मैं अपनी सच्चाई के बूते रिहा नहीं हुआ। मेरी रिहाई कराने के लिए आपकी बहू ने कीमत चुकाई है। तेरी आंखों में आंसू मेरी रिहाई के हैं या केपी से ना मिल पाने के दुख के? दुख के ही होंगे, क्योंकि तू कृष्ण प्रसाद से प्यार करती है। नहीं दीपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले मैं भी इस बात को झूठ समझता था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से छूटा। भरी पार्टी में उसका तेरा मुंह चूमना, मेरी गैर हाजिरी में माफी मांगने के बहाने तुमसे मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भिजवाना, ये तुझसे कृष्ण प्रसाद का प्यार नहीं तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद तू उससे रोज मिलती जुलती रही, और जब उसका दिल भर गया तो मुझे रिहा करवा के तेरी नजरों में देवता बन गया। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मेरे जेल जाने के बाद तू उससे मिलने क्यों गई? तुम्हें जेल से छुड़वाने के लिए। मुझे छुड़वाने के लिए बाबूजी भी थे। हाँ, लेकिन उनकी लाख कोशिश करने के बावजूद भी कृष्ण प्रसाद तुम्हें छुड़वाने को तैयार नहीं था। तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान गया? ऐसी कौन सी वजह थी कि तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाए हुए लाखों रुपए का गबन का इल्जाम वापस ले लिया? इसलिए क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। कृष्ण प्रसाद मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा। अगर तुम अपने पति से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज मानती हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जाओ, कृष्ण प्रसाद से शादी कर लो। दीपक, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं। तुम कुछ नहीं जानते। जिस बात को तुमने सर उठाकर कह दिया, वो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। दीपक, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरा विश्वास करो। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा विश्वास करो दीपक, मेरा विश्वास करो। अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर। दीपक बजाज किसी दूसरे का गरमाया हुआ कंबल नहीं ओढ़ता। औरत तो वो है जो अपने पति के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए। पति की गैर हाजिरी में किसी प्रेमी का कॉल पूरा करने वाली औरत पत्नी नहीं, कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का सिंदूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीपक, तुम बच जाओगे। इससे पहले कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊं, दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। गेट आउट। दीपक, औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। पूजा, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह थी जो तुमने कृष्णा को भुला दिया। मैंने इसलिए भुला दिया क्योंकि मेरी शादी दीपक से हो गई थी। हाँ, लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों? प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी। हाँ, लेकिन उस प्यार की वजह से कई जिंदगियां खराब हो रही थी। मान सम्मान समाज सबकी कसूरवार हो गई थी मैं। कृष्णा के इंतजार में मैं इतना जली कि अगर पत्थर भी मेरी जगह होता वो भी राख बन जाता। लेकिन मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा। 5 साल हो गए, ना वो आया ना उसकी कोई खबर। फिर मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर परेशान हो गए। एक दिन कृष्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था, मुझे भुला दो। तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खत्म हो गया। फिर लड़की तो होती ही है त्याग का जहर पीने के लिए। मुझे खुशी खुशी अपने माँ बाप के फैसले का जहर पीना पड़ा। तो क्या तुम्हें कृष्णा का दूसरा खत नहीं मिला? कौन सा दूसरा खत? कृष्णा ने मुझे कितने खत लिखे ये मैं नहीं जानती, लेकिन 5 साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला। वो भी मेरे डैडी ने मुझे दिया था।